आज का क्लास जनवरी मंथ का करंट अफेयर है और ये जो करंट अफेयर है एडिटोरियल कोचिंग का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसरो के 100वें मिशन की घोषणा। इसरो ने 2024 में अपने 99वें मिशन PSLV-C60 के साथ प्रायोगिक परियोजनाओं स्पॉडेक्स और POEM-4 को सफलतापूर्वक पूरा किया। स्पॉडेक्स और POEM-4 2025 में आगे बढ़ते हुए इसरो ने एक 100 मिशन क्या है इसका GSLV-MK2 रॉकेट का उपयोग करके संचालित किया जाएगा। GSLV F-15 या उसी को NVS-02 के रूप में नामित किया गया है। भारत के नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली को बढ़ाएगा। अब NVS-2 के बारे में GSLV की 17वीं उड़ान है और भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करके 8वीं परिचालन है। GSLV की 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग कर 8वीं परिचालन है। सैन्य परिशुद्धता संचालन, रणनीतिक अनुप्रयोग और भूमि, समुद्र और हवा में क्षेत्रीय नेविगेशन का समर्थन करता है। इसका महत्व क्या क्या है? दूसरी पीढ़ी का नाविक उपग्रह L1, L5 और यस बैंड का उपयोग करके नेविगेशन और रेंजिंग पेलोड की सुविधा देता है। सटीक समय निर्धारण के लिए एक रुबिडियम परमाणु घड़ी शामिल है। सटीक समय निर्धारण के लिए रुबिडियम घड़ी और L1, L5 यस बैंड दूसरी पीढ़ी का नाविक उन्नत एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित संचार को बढ़ाता है। नाविक क्या है? इसरो द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। भारत और आसपास के क्षेत्रों के लिए सटीक स्थिति नेविगेशन समय सुनिश्चित करता है। नाविक है। GPS, GLONASS, गैलीलियो, बेवड्यू के साथ इंटरऑपरेबल और वैश्विक उपयोगिता को बढ़ाता है। ये सब भी अलग अलग देश का GPS सिस्टम है। नाविक क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय सटीकता के लिए, नागरिक अनुप्रयोग के लिए। दूसरा टॉपिक है विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाई गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT विवाद से विश्वास योजना करदाताओं के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दी है। अब ये योजना क्या है? विवाद से विश्वास योजना भारत सरकार द्वारा कर विवादों के समाधान की सुविधा के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह करदाताओं को विवादित राशि के साथ साथ एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करके बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में सक्षम बनाती है, जिससे लंबी कानूनी लड़ाइयों और दंडों में कमी आती है। इस योजना की विशेषता है इसका उद्देश्य लंबित कर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना, मुकदमेबाजी को कम करना, कर अनुपालन को आसान बनाना, करदाताओं को विवादित राशि का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करके विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करता है। समय सीमा विस्तार का उद्देश्य क्या है? CBDT ने करदाताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा बढ़ाई है। देय राशि का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय, निपटान के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने का अवसर, कानूनी जटिलताओं का सामना कर रहे करदाताओं के लिए सरलीकृत समाधान, अपीलकर्ताओं का वर्गीकरण, नए अपीलकर्ता हो जाएंगे, पुराने अपीलकर्ता। नए अपीलकर्ता 31 जनवरी 2020 के बाद शुरू की गई अपील और 31 जनवरी 2020 को या उससे पहले शुरू की गई अपील को पुराने अपीलकर्ता में जोड़ा जाएगा। पात्रता मानदंड क्या है? विवाद से विश्वास योजना के साथ लाभ उठाने के लिए करदाताओं के पास निपटाने के लिए पात्र लंबित कर विवाद होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि उनके मामले आयकर विभाग द्वारा जांच के दायरे में न हो। तमु लोह सार
यानी लोसर। तमु लोसर नेपाल में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। तमु लोसर नेपाल में गुरुंग समुदाय द्वारा जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रमुख हैं जहां गुरुंग आबादी अधिक है। यह त्यौहार दावत, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक पोशाकों के साथ मनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? तमु लोसर शब्द का लहू का अर्थ है वर्ग या समूह, सर का अर्थ है परिवर्तन या संक्रमण। तमु लोसर हर साल पुष नेपाली कैलेंडर में एक महीना की 15 तारीख को मनाया जाता है। तमु लोसर हर साल पुष की 15 तारीख को मनाया जाता है, जो दिसंबर या जनवरी में पड़ता है। यह गुरुंग कैलेंडर में एक चक्र से दूसरे चक्र को दर्शाता है। गुरुंग कैलेंडर और पशु चक्र। गुरुंग कैलेंडर 12 साल के चक्र का अनुसरण करता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष को एक विशिष्ट जानवर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे लौह के रूप में जाना जाता है। गुरुंग कैलेंडर का 12 पशु चक्र इसमें दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तमु लोसर का प्रतीकवाद। यह एक लो यानी पशु चक्र से दूसरे लो में संक्रमण को चिन्हित करता है। पिछले लोग को विदाई दी जाती है, नए लोग का जश्न का स्वागत किया जाता है। सबसे हालिया उत्सव में गरुड़ चक्र समाप्त हो गया है और सांप चक्र शुरू हुआ है। सबसे हालिया उत्सव में गरुड़ चक्र समाप्त हो गया है और सांप चक्र शुरू हुआ है। इधर आ जाए, गरुड़ यानी कि पहला समाप्त हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है। इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है? तमु लोसर गुरुंग समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है, जो कि प्रतीक है पुराने वर्ष का अंत, नए वर्ष की शुरुआत। सामुदायिक संबंधों और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना, त्योहारों, अनुष्ठानों और प्रदर्शनों के माध्यम से गुरुंग परंपराओं का संरक्षण। तमु लोसर के दौरान पहने जाने वाले पारंपरिक परिधान। यह त्यौहार गुरुंग पुरुषों और महिलाओं के लिए अपने पारंपरिक कपड़े और आभूषण पहनने का अवसर है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक मखमली ब्लाउज, घालेक शॉल, पटुकी जो पेट पर बांधने वाला कपड़ा होता है, सांस्कृतिक डिजाइनों से सजी साड़ियाँ। पुरुषों का पारंपरिक पोशाक क्या है? भोटो, बनियान, भांगड़ा, शर्ट, कच्छर, पारंपरिक लहंगा। अगला टॉपिक है नो डिटेंशन पॉलिसी। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में संशोधन किया, जिसके तहत स्कूलों को कक्षा 5 और 8 में छात्रों को रोकने की अनुमति दी गई। यदि वे साल के अंत में परीक्षा में असफल होते हैं, 2 महीने के अतिरिक्त शिक्षा के बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह शैक्षिक दबाव को कम करने के लिए 2009 में शुरू की गई नो डिटेंशन पॉलिसी से बदलाव का संकेत है। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में संशोधन हुआ है। किस कक्षा के लिए? कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए। यदि वो साल के अंत में असफल होते हैं तो 2 महीने के अतिरिक्त शिक्षण के बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका पृष्ठभूमि क्या है? छात्रों में तनाव और मनोबल को रोकने के लिए। इसका उद्देश्य विफलता के डर के बिना निरंतर सीखने को बढ़ावा देना। हालांकि स्कूलों ने मूल्यांकन बंद कर दिया, जिससे कि स्वचालित पदोन्नति और कौशल की कमी हो गई है। नीति के वापसी के कारण क्या है? सर्वेक्षणों से छात्रों को बुनियादी दक्षताओं में सीखने की बड़ी कमियों का पता चला। स्वचालित पदोन्नति ने शैक्षिक मानकों को कम कर दिया। मूल्यांकन की कमी ने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की तैयारी को प्रभावित किया। इसके सुधार के लिए प्रस्तावित उपाय क्या क्या हैं? शिक्षकों को शुरुआती चरणों में सीखने की कमियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करें कि छात्र आवश्यक मानकों को पूरा करें। स्कूल प्रमुख हिरासत में लिए गए छात्रों की प्रगति की निगरानी करेंगे। हिरासत नहीं यूज करना चाहिए था। शिक्षा में जवाबदेही। जिम्मेदारी केवल छात्रों के बजाय शिक्षकों पर डालें।
शिक्षक मूल्यांकन में समावेशी और प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित होना चाहिए। प्रोत्साहनों से शिक्षकों को कमजोर छात्रों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुख्य शैक्षिक निकाय और रिपोर्ट। ASER सीखने के परिणामों को तय करता है। CCE मूल्यांकन मानकों में सुधार करता है। RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। NCERT पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करता है। CISTE स्कूली परीक्षाएं आयोजित करता है। शिक्षा नीति का भविष्य। शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षा संगठन को मजबूत करना, सरकार संस्था सहयोग प्रोत्साहित करना, अधिक जवाबदेह शिक्षा प्रणाली के लिए नियमित मूल्यांकन करना। ASER सीखने का परिणाम तय करता है। CCE मूल्यांकन मानकों में सुधार करता है। RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए है। NCERT पाठ्यक्रम विकसित करता है। CISTE स्कूल परीक्षाएं आयोजित करता है। अगला टॉपिक है इस्पात क्षेत्र के लिए नई PLI योजना। केंद्र सरकार 6 जनवरी 2025 को स्टील क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विशेष स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना है और आयात निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी इस योजना की देखरेख करेंगे और कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे। PLI योजना की पृष्ठभूमि क्या क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए कोविड-19 के दौरान शुरू की गई। शुरुआत में 3 क्षेत्रों को कवर किया गया। 2020 में स्टील तक विस्तारित किया गया। विशेष स्टील उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करता है। शुरुआत में 3 क्षेत्रों में कवर किया गया था और 2020 में स्टील तक विस्तारित किया गया। पिछली PLI योजना की उपलब्धियाँ क्या रहा है? 27,106 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया। 14,760 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए। 7.90 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। नवंबर 2024 तक निवेश 18,300 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे 8,660 रोजगार सृजित हुए हैं। PLI योजना के उद्देश्य 1.1 विशेष स्टील उत्पादन का विस्तार करें और नए निवेश आकर्षित करें। अधिक विशेष उत्पादों को शामिल करके भागीदारी बढ़ाएं। उद्योग की भागीदारी और प्रतिक्रिया। इस्पात उद्योग ने कंपनियों की ज़रूरतों को आंकलन करने के लिए उनसे संपर्क किया। एक नई आवेदन विंडो से अधिक कंपनियों को भाग लेने की अनुमति मिलेगी। इसमें कौन कौन से स्टील उत्पादों को कवर किए जाएंगे? तो लेपित प्लेटेड स्टील, उच्च शक्ति वाले पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु स्टील, विद्युत स्टील। इससे जुड़े क्या क्या तथ्य हैं? केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। PLI योजना 2020 में शुरू की है। पहले चरण में 67 आवेदन स्वीकृत किए गए। 68,000 प्रत्यक्ष नौकरियों सहित 5,25,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। कुल योजना परिव्यय 6,322 करोड़ है। भविष्य की अपेक्षाएं क्या क्या है? यह योजनाएं 2024 से 2030-31 तक चलेगी। 2023-24 के उत्पादन के लिए 775 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की उम्मीद है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष इस्पात उद्योग और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। अगला टॉपिक है अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI यानी H5N1। भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 प्रकोप की पुष्टि हुई है। H5N1 जो बंदी वन्य जीवों को प्रभावित कर रहा है। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा
अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ एक तेंदुआ इस वायरस के कारण मर गए। यह बंदी भारतीय वन्यजीवों में HPAI से संबंधित मृत्यु का पहला दर्ज मामला है। महाराष्ट्र के अधिकारियों ने पूरे राज्य में चिड़ियाघरों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। H5N1 की पृष्ठभूमि क्या है? यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। 70 स्तनधारी प्रजातियों सहित 500 से अधिक प्रजातियों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। 108 देशों में फैल चुका जो ध्रुवीय भालू, पेंगुइन सहित विविध वन्यजीवों को प्रभावित कर रहा है। नागपुर में हालिया घटनाक्रम प्रभावित बाघों और तेंदुओं को दिसंबर 2024 में बचाया गया। ICAR NIHSAD को भेजे गए नमूने में 3 बाघों और 2 तेंदुओं में H5N1 संक्रमण की पुष्टि की। एक नर बाघ का वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया। इस पर अधिकारी क्या प्रतिक्रिया दिए? वन्य जीव अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रकोप को रोकने के लिए एक सलाह जारी की। चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों पर तत्काल उपाय लागू किए गए। जैव सुरक्षा उपाय लागू किए गए। पक्षियों की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए निवारक जाल और कवर, संदूषण के जोखिम को कम करने के लिए जूते उपकरणों का कीटाणु शोधन, मांसाहारियों को कच्चे मुर्गे खिलाने पर प्रतिबंध, पशुओं में संक्रमण के लक्षणों के लिए निगरानी। ये जैविक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसका मुख्य तथ्य H5N1 70 स्तनधारी प्रजातियों के लिए घातक रहा है। प्रकोप स्ट्रेन 2.3.4.4b के कारण हो सकता है। वायरस ने 108 देशों में वन्य जीवों को प्रभावित किया है। WRTC ने चिड़ियाघरों के लिए सलाह जारी की है। वन्य जीवों में H5N1 के पहले मामले 2022 में दर्ज किए गए थे। अगला टॉपिक है धर्म परिवर्तन अधिनियम। अरुणाचल प्रदेश सरकार जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए 1978 के धार्मिक रूपांतरण अधिनियम को पुनर्जीवित कर रही है। कहाँ का मामला है? अरुणाचल प्रदेश का। 1978 के धार्मिक रूपांतरण अधिनियम पुनर्जीवित कर रही है। यह अधिनियम जो मूल रूप से पहली विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, दशकों तक निष्क्रिय रहा। सरकार अब इसके क्रियान्वयन के लिए नियम तैयार कर रही है। इस अधिनियम की क्या पृष्ठभूमि रही थी? स्वदेशी आस्थाओं की रक्षा के लिए 1978 में अधिनियमित धार्मिक रूपांतरण की सूचना उपायुक्त को अनिवार्य रूप से देना। स्वदेशी धर्मों में महायान, अथेरवाद, बौद्ध धर्म, प्रकृति पूजा, वैष्णववाद शामिल है। धार्मिक रूपांतरण की सूचना उपायुक्त को अनिवार्य रूप से देना जरूरी है। स्वदेशी धर्मों में महायान और अथेरवाद, बौद्ध धर्म, प्रकृति पूजा, वैष्णववाद शामिल है। अरुणाचल प्रदेश का धार्मिक परिदृश्य क्या है? मोनपा, शेरडू कपेन महायान बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं। मोनपा और शेरडू कपेन। खामती और सिंघपो थेरवाद धर्म का पालन करते हैं। महायान बौद्ध धर्म का कौन करते हैं? मोनपा और शेरडू कपेन। और थेरवाद धर्म का कौन करते हैं? खामती और सिंघपो। नेसी और आदि सहित स्थानीय जनजातियाँ दोनी फूलों की पूजा करती है। नेसी और आदि सहित स्थानीय जनजातियाँ डोनी फूलों की पूजा करती है। क्षेत्र में ईसाई धर्म का विकास। 1950 के दशक से मिशनरी गतिविधियों के कारण ईसाई धर्म का विस्तार हुआ। पहला चर्च 1957 में स्थापित किया गया था। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1971 में 0.79% से यह बढ़कर 2011 में 30.26% हो गया है।
अधिनियम का विरोध क्यों किया जा रहा है? इसकी शुरुआत से आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर ईसाई समूहों की ओर से। नागालैंड विधानसभा ने इसके लिए विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इसके निरसन की वकालत करता रहा है। वर्तमान घटनाक्रम क्या है? 2022 में सरकार से अधिनियम को लागू करने का आग्रह करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आश्वासन मिला है कि नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मुख्य तथ्य क्या है? 1978 का अधिनियम बल या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। डेनियो पोलो एक प्रमुख स्वदेशी धर्म है। 1971 से 2011 तक ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सभी धार्मिक रूपांतरणों की सूचना प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए। अगला टॉपिक है अमेरिका चीन विज्ञान समझौता। 13 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते को नवीनीकृत किया, जो सहयोग के 45 वर्षों को चिन्हित करता है। नए समझौते में सख्त अनुसंधान सीमाएं, विवाद समाधान तंत्र, सीमित सहयोग विषय शामिल है, जो अनुसंधान सुरक्षा पर वैश्विक चिंताओं को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने द्विपक्षीय विज्ञान प्रौद्योगिकी समझौता। इसका पृष्ठभूमि क्या है? शुरुआत में सहयोग ज्ञान हस्तांतरण पर केंद्रित था, जो बाद में संयुक्त अनुसंधान में विकसित हुआ। सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि के कारण अनुसंधान नियंत्रण कड़े हो गए हैं। हजारों चीनी विद्वान हर साल अमेरिकी अनुसंधान में योगदान देते हैं। चीन की वैज्ञानिक वृद्धि। 1980 में चीन ने वैश्विक शोध पत्रों में 2% से भी कम का योगदान दिया। 2023 तक चीनी लेखक अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और वेब ऑफ साइंस में 25% लेख लिखेंगे। चीन और विदेशी फर्मों के जारी किए गए अमेरिकी पेटेंट में सबसे आगे है। ये 2030 तक होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुसंधान संरक्षण। FBI ने चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाया है। चाइना इनिशिएटिव ने जासूसी संबंधित चिंताओं को लक्षित किया। चिप्स और विज्ञान अधिनियम ने सिक्योर को एक अनुसंधान सुरक्षा केंद्र बनाया। चिप्स एवं विज्ञान अधिनियम 2000 ने सिक्योर को अनेक अनुसंधान सुरक्षा केंद्र बनाया। अनुसंधान सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया क्या? यूरोपीय संघ ने सहयोग में मजबूत सुरक्षा का आग्रह किया। जापान ने अनुसंधान प्रकटीकरण नीतियों को अनिवार्य किया। कनाडा ने अनुसंधान सुरक्षा केंद्र की स्थापना की। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने जोखिम मूल्यांकन रूपरेखा पेश की। यूरोपीय संघ ने मजबूत सुरक्षा कर रखी। जापान ने अनुसंधान प्रकटीकरण, कनाडा अनुसंधान सुरक्षा केंद्र, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 25% अमेरिकी वैज्ञानिक शोध पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहलेखक शामिल होते हैं। कितने प्रतिशत? 25%। वैश्विक शोध को प्रतिबंधित करने से नवाचार धीमा हो सकता है। वैज्ञानिक प्रगति के लिए सुरक्षा और खुलेपन के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए मुख्य शब्द क्या क्या है? सिक्योर, ये क्या है? अमेरिकी अनुसंधान सुरक्षा केंद्र। चाइना इनिशिएटिव, जासूसी का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी कार्यक्रम। वेब ऑफ साइंस, विविधतापूर्ण लेख डेटाबेस। चिप्स एंड साइंस एक्ट, अमेरिकी अनुसंधान सुरक्षा कानून। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। आधुनिक पारिस्थितिकी, रणनीतिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 दशक से अधिक समय के बाद वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है।
1980 में अधिनियमित मूल अधिनियम संक्षिप्त था लेकिन व्याख्या में जटिल था, जिसके कारण इन संशोधनों की आवश्यकता थी। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1980 के अधिनियम ने निर्माण और खनन के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित किया। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने विकास गतिविधियों को सीमित करते हुए इसका दायरा सभी वर्गीकृत वन भूमि तक बढ़ा दिया। प्रमुख संशोधन क्या है? संशोधित अधिनियम इसकी प्रयोज्यता को अधिसूचित वनों और सरकार द्वारा दर्ज वन क्षेत्रों तक सीमित करता है। निजी वृक्षारोपण और गैर वन भूमि को अब छूट दी गई है, जिससे भूमि उपयोग के लिए अस्पष्टता मिलती है। अवर्गीकृत वन और विशेषज्ञ द्वारा पहचाने गए क्षेत्र संरक्षण में बने रहेंगे। सामरिक परियोजना अनुमोदन। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के निकट परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट परियोजना परिभाषा चाहते हैं। हिमाचल और छत्तीसगढ़ राज्य दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट परियोजना परिभाषा चाहते हैं। मिजोरम ने राष्ट्रीय महत्व की छूट के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है। मिजोरम किसे राष्ट्रीय महत्व की छूट? सिक्किम ने वन संरक्षण के लिए छूट क्षेत्र को 100 किलोमीटर से घटाकर 2 किलोमीटर रखने का प्रस्ताव रखा। वन संरक्षण के लिए छूट क्षेत्र को 100 किलोमीटर से घटाकर 2 किलोमीटर तक रखने। बागान और वनीकरण संशोधन कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं। प्रतिपूरक वनारोपण समतुल्य गैर वनीय या निम्नीकृत भूमि पर किया जाना चाहिए। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है? 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अधिनियम के दायरे का विस्तार किया। मिजोरम व्यापक राष्ट्रीय महत्व छूट का विरोध करता है। सिक्किम 2 किलोमीटर छूट क्षेत्र को कम करने की मांग करता है। डाइवर्टेड भूमि के लिए प्रतिपूरक वनारोपण अनिवार्य है। क्रियान्वयन पर चिंताएं क्या क्या है? आलोचकों का तर्क है कि संशोधनों में स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बजाय दिशा निर्देशों के साथ अत्यधिक कार्यकारी विवेकाधिकार दिया गया है। स्पष्टता की कमी से गलत व्याख्या हो सकती है, जिससे संभावित रूप से वन संरक्षण कमजोर हो सकता है। अगला टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस 2025। भारत के प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू वर्चुअली सभा को संबोधित करेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्ला कंगालू वर्चुअली करेंगे। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। यह आयोजन भारत की वैश्विक पहचान में भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को उजागर करता है। 2025 के लिए इसका विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। पचास से अधिक देश भाग लेंगे, जिसमें व्यापारिक नेता, उद्यमी और अर्थशास्त्री शामिल होंगे। चर्चाओं में वीजा, नीतियाँ, निवेश, सामुदायिक कल्याण शामिल होंगे। पुरस्कार और सांस्कृतिक गतिविधियाँ 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार में 27
प्रतिष्ठित NRI को सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार में 27 NRI को सम्मानित किया। प्रदर्शनी में विश्वरूप राम और प्रवासी भारतीयों की तकनीकी प्रगति जैसे विषयों को प्रदर्शित किया जाएगा। आर्थिक और भविष्य के सहयोग। यह आयोजन ओडिशा में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा। यह NRI भारतीयों के लिए व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में भारतीय नेताओं के साथ जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसका मुख्य तत्व क्या है? विश्व भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 35.4 मिलियन है। कितना है? 35.4 मिलियन। इसका विषय क्या? विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। अमेरिका में 2 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जबकि UAE में 3.5 मिलियन। अमेरिका में 2 मिलियन, UAE में 3.5 मिलियन। पहला PVD 2003 में आयोजित किया गया था। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में आयोजित किया गया। भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया, जो CBI द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? CBI द्वारा, जिसे राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच इसका क्या क्या विशेषता है? पुलिस बलों के बीच वास्तविक समय पर सूचना साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल के माध्यम से वैश्विक समन्वय करना, भगोड़ों पर नज़र रखने और आपराधिक गतिविधियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता अनुरोधों में तेजी लाना, कागजात की कार्रवाई को कम करना, कुशल केस प्रबंधन के लिए इंटरपोल संपर्क अधिकारियों और यूनिट अधिकारियों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करना, इंटरपोल नोटिस को बढ़ावा देना, साइबर धोखाधड़ी, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करना। कानून प्रवर्तन में इसको हाईलाइट कर। कानून प्रवर्तन में CBI की क्या भूमिका? 1963 में स्थापित है। CBI कब हुई? 1963 में। CBI ने भ्रष्टाचार विरोधी मामलों से लेकर आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत संगठित अपराध की जांच तक काम संभाला। केंद्र शासित प्रदेशों में या अदालत के निर्देश पर भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करती है। भारत पोल का प्रभाव। भारत पोर्टल पुलिसिंग के आधुनिकीकरण में एक बड़ा कदम है। भारत की अपराध विरोधी क्षमताओं को मजबूत करता है, संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भुवनेश्वर में आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, भुवनेश्वर के आदिवासी मेलों में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है। योजना का क्या विशेषता है? कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले ST वर्ग के छात्रों को ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? ST वर्ग से संबंधित होना चाहिए, सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करना चाहिए, परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
2024-25 के लिए 156 करोड़ का बजट, जिसमें कितने आदिवासी छात्र लाभान्वित होंगे? 3 लाख। अब माधव सिंह के बारे में आप जानिए। 1986 में ओडिशा के घेस में जन्मे ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के आदिवासी प्रतिरोध में प्रमुख नेता थे। गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जाने जाने वाले उन्हें 31 दिसंबर 1858 को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। शिक्षा और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक अंतर को काटना, आदिवासी युवाओं के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष बैंक का हस्तांतरण, कुशल निधि वितरण सुनिश्चित करता है, शैक्षिक पहुंच को मजबूत करता है और माधव सिंह की विरासत का सम्मान करता है। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ान 2.0। केंद्रीय बजट में उड़ान 2.0 योजना का विस्तार किया जाना तय है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना, लागत प्रभावी हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। 2047 तक परिचालन हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 350 से 400 करना है। पिछले 502 करोड़ से अधिक बजट आवंटन के साथ मौजूदा हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करना, विनियामक अनुमोदन को सुव्यवस्थित करना, कम सेवा वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करना, क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती हवाई किराए की पेशकश करने में एयरलाइनों का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधि को लागू करना। इसकी उपलब्धियां और भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? 2016 से अब तक इस योजना ने 1.44 करोड़ यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। 1.44 करोड़ यात्रियों 6 से 1 मार्गों का संचालन शुरू किया है। भारत के हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2024 में 157 हो गई है। योजना में 100 से अधिक कम उपयोग वाली हवाई पट्टियों का विकास करना, छोटे हवाई अड्डों के लिए परिचालन लागत को कम करना, छोटे शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, 2047 तक भारत सरकार की बढ़ती आबादी के लिए एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ किफ़ायती विमानन नेटवर्क की कल्पना करती है। अगला टॉपिक है इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल। ब्रिक्स में इंडोनेशिया शामिल हो गया है। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है, जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका जुड़ाव बढ़ेगा तथा वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव मजबूत होगा। ब्रिक्स का विस्तार 2009 में गठित ब्रिक्स में शुरू में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका 2010 में हुआ। 2009 में ये थे, दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम से 30 से अधिक देशों ने इस समूह में शामिल होने की रुचि दिखाई। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम से 30 से अधिक देशों ने। इंडोनेशिया ने 2030 में अपनी सदस्यता प्रक्रिया शुरू की, जिसे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के तहत 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। 2023 में अपनी सदस्यता प्रक्रिया शुरू किया, 2024 के अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्रिक्स का आर्थिक और सामरिक प्रभाव। ब्रिक्स वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का
कितना 28% हिस्सा रखता है। दुनिया का 45% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त अर्थव्यवस्था इसका 28.5 ट्रिलियन डॉलर की है। यह ब्लॉक रूस, ईरान, सऊदी अरब के प्रमुख योगदान के साथ ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को मजबूत करता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कौन कौन से? रूस, ईरान और सऊदी अरब। बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करते हुए ब्रिक्स का उद्देश्य पश्चिमी नेतृत्व वाली वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता को कम करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता है। उथली तरंग बेसिन अनुसंधान सुविधा। IIT मद्रास ने थायूर में अपने डिस्कवरी कैंपस में एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया, जिससे तटीय और बंदरगाह अनुसंधान में काफ़ी वृद्धि होगी। डिस्कवरी कैंपस में एशिया के सबसे बड़े उथले बेसिन का उद्घाटन किया। इसका क्या क्या विशेषताएं और इसके मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य? बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा तरंग अंतःक्रियाओं और बंदरगाह प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। तटीय संरचनाओं, अपतटीय इंजीनियरिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों में अनुसंधान में सहायता करने वाली एक बहुआयामी तरंग सिमुलेशन प्रणाली से सुसज्जित है। अधिकांश घटकों का स्वदेशी विकास तरंग सिमुलेशन प्रयोगों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। समुद्री अनुसंधान पर क्या प्रभाव है इसका? जलवायु परिवर्तन, कटाव नियंत्रण, फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर अध्ययन का समर्थन करता है। समुद्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। भारत की वैश्विक अनुसंधान उपस्थिति को मजबूत करता है। 5 से 18 सेकंड की तरंग अवधि सिमुलेशन रेंज के साथ एक साथ प्रयोगों को सक्षम बनाता है, जिससे अनुसंधान दक्षता में सुधार होता है। IIT मद्रास का उद्देश्य तटीय बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित करते हुए समान सुविधा को विकसित करने में अन्य भारतीय संस्थाओं की सहायता करता है। पाँच से 18 सेकंड की तरंग अगला टॉपिक है मैया सम्मान योजना। कहाँ का है? झारखंड। अगस्त 2024 में शुरू किया गया था। शुरुआत में 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया गया। बाद में दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया। जनवरी 2025 में सरकार ने लंबित भुगतानों को कवर करते हुए 56.61 लाख महिलाओं को 1415.44 करोड़ हस्तांतरित किए। शुरुआत में 1000 रुपये दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2024 में बढ़ाकर इसे 2500 कर दिया गया। 56.61 लाख महिलाओं को 1415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। महिलाओं और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घरेलू आय में वृद्धि, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, बैंकिंग भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करता है। महिलाएं परिवार कल्याण में आय का पुनः निवेश करती हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों को लाभ होता है। आर्थिक चुनौतियों का समाधान। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण से निपटने में मदद करता है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आर्थिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। अगला टॉपिक है
विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025। भारत का आर्थिक परिदृश्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो निजी खपत, निवेश और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के खर्च से प्रेरित है। कितना प्रतिशत से बढ़ने का? 2025 में 6.6% की दर से। प्रमुख विकास चालक: बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छता परियोजनाएं सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएंगे। विनिर्माण और सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं में वृद्धि से निर्यात मजबूत होगा। कृषि को बढ़ावा: 2024 के अनुकूल मानसून ने कृषि उत्पादन में सुधार किया है, जिससे ग्रामीण आय को लाभ हुआ है। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव: दक्षिण एशिया की वृद्धि 2025 में 5.7% रहने की उम्मीद है, जो काफ़ी हद तक भारत की आर्थिक गतिविधि से प्रभावित होगी। संभावित जोखिम: भू राजनीतिक तनाव, बाहरी मांग में कमी और ऋण संबंधी चिंताएं स्थिरता को चुनौती दे सकती है। जलवायु चुनौतियाँ: चरम मौसम कृषि और बुनियादी ढांचे के लचीलापन को प्रभावित कर सकता है। अगला टॉपिक है स्वर्णांध्र विजन 2047। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने स्वर्णांध्र विजन 2047 पेश किया, जो भारत की शताब्दी तक राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप है। भारत की शताब्दी तक राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, शून्य गरीबी और समावेशी आर्थिक विकास का लक्ष्य, रोजगार और कौशल विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करता है। जल और कृषि सुरक्षा, खेती के तकनीकों का आधुनिकीकरण और जल स्थिरता सुनिश्चित करना। ऊर्जा दक्षता, हरित भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। सार्वजनिक निजी जन भागीदारी P4 मॉडल, समग्र विकास के लिए नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। 11 मिलियन से अधिक परिवारों ने नीतियों को आकार देने में योगदान दिया है। P4 मॉडल। भविष्य की दृष्टि: 2047 तक आंध्र प्रदेश भारत की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, जो वैश्विक नेतृत्व के लिए ज्ञान संचालित नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करता है। जेड मोड़ सुरंग, कश्मीर में 6.4 किलोमीटर लंबी परियोजना। जेड मोड़ सुरंग भारी बर्फबारी और हिमस्खलन को पार करते हुए सोनमर्ग और गंदेरबल जिले के कंगन के बीच सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित करता है। सोनमर्ग और गंदेरबल जिले के कंगन के बीच सामरिक महत्व क्या है? 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग कठोर सर्दियों के बावजूद निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। जोजिला सुरंग का पूरक है। किसका पूरक है? जोजिला सुरंग का, जो नागरिक और सैन्य दोनों तरह की आवाजाही के लिए श्रीनगर और लद्दाख के संपर्क को मजबूत करता है। श्रीनगर और लद्दाख, नागरिक और सैन्य दोनों के लिए। आर्थिक और पर्यटन को बढ़ावा: सोनमर्ग का पर्यटन साल भर फलता फूलता रहेगा, जिससे शीतकालीन खेल, साहसिक पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। किसानों और व्यापारियों को कम यात्रा समय का लाभ मिलेगा, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा और बुनियादी ढांचा: हवाई परिवहन पर सैन्य निर्भरता कम होगी। रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में रसद दक्षता बढ़ेगी। निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सोनमर्ग एक प्रमुख पर्यटक और व्यापार केंद्र बन जाएगा। अगला टॉपिक है दुनिया का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र। हुबेई प्रांत के यिंगचेंग में नेंगचू वन परियोजना चीन के ऊर्जा भंडारण तकनीक में एक बड़ी सफलता का
प्रतिनिधित्व करती है, दुनिया की पहले 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा के रूप में। हुबेई प्रांत दुनिया के पहले 300 मेगावाट, इसने सफलतापूर्वक पूर्ण ग्रिड कनेक्शन प्राप्त किया और बिजली उत्पादन शुरू किया है। इस परियोजना ने 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं जो उन्नत ऊर्जा समाधानों में चीन के नेतृत्व को मजबूत करते हैं। संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES अवलोकन। CAES तकनीक भूमिगत गुफाओं में हवा को संपीड़ित करके अधिशेष ऊर्जा संग्रहित करती है। अधिकतम मांग के दौरान संग्रहित हवा को बिजली उत्पादन के लिए छोड़ा जाता है, जिससे संतुलित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है। अवलोकन CAES का क्या प्रोसेस है? तकनीक भूमिगत गुफाओं में हवा को संपीड़ित करके अधिशेष ऊर्जा संग्रहित करती है। अधिकतम मांग के दौरान संग्रहित हवा को बिजली उत्पादन के लिए छोड़ा जाता है, जिससे संतुलित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित होती है। निंगचू 1 की क्या विशेषता है? क्षमता 300 मेगावाट बिजली उत्पादन, 1500 मेगावाट घंटा भंडारण क्षमता। भूमिगत भंडारण 7 लाख घन मीटर संपीड़ित हवा। संचालन 8 घंटे के लिए ऊर्जा संग्रहित करता है, प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक बिजली जारी करता है। जीवन काल 30 वर्ष से अधिक। क्षमता भूमिगत भंडारण 7 लाख, संचालन 8 घंटा, जीवन काल 30 वर्ष। पर्यावरण और तकनीकी उन्नति सालाना 500 मिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा करता है, जिससे कोयले की खपत 1.5 लाख टन कम हो जाती है। जीवाश्म ईंधन के बिना संचालित होता है, जिससे हरित ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। परीक्षण अपेक्षाओं को पार करते हुए उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्राप्त करता है। भविष्य के निहितार्थ यह परियोजना चीन के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य के साथ संरेखित है, गैर जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है और एक टिकाऊ कम कार्बन वाले भविष्य के लिए पावर ग्रिड का आधुनिकीकरण करती है। जीवाश्म ईंधन के बिना संचालित भारत सऊदी अरब हज समझौता। भारत ने 2025 के लिए सऊदी अरब के साथ एक हज समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिसमें 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा सुरक्षित किया गया है। जेदा में मंत्री किरण रिजिजू और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उद्देश्य तीर्थयात्रा सेवाओं को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। हज कोटा आवंटन भारत के लिए कितना? 1,75,025। वितरण भारतीय हज समिति द्वारा। हज समूह आयोजन 2 लोगों। भारतीय हज समिति करती है, हज समूह आयोजक करता है। प्रमुख चर्चाएं और नीति अपडेट। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सेवाओं और सुविधाओं में सुधार, पिछले वर्षों की चुनौतियों को समाधान। 5 अगस्त 2024 को जारी हज नीति 2025 बेहतर पहुंच के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। इस्लाम के 5 स्तंभों में एक हज आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम मुसलमानों के लिए अनिवार्य तीर्थ यात्रा है। यह अराफात में खड़े होने, काबा के चारों ओर तवाफ करने, मीना में शैतान को पत्थर मारने जैसे पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक शुद्धि, एकता और भक्ति का प्रतीक है।